कल क्या सब पढ़े थे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। कल उभय विस्थापन अभिक्रिया बताए थे और अवक्षेपण अभिक्रिया बताए थे। एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 2 मिनट देख लेते हैं सिर्फ। उभय विस्थापन अभिक्रिया ना, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ तो है ये आपके कॉपी में। उभय विस्थापन अभिक्रिया, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका परिभाषा क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आयन का आदान प्रदान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? उदाहरण बोल सकते हैं आप? जैसे क्या? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। सोडियम क्लोराइड। उसके बाद और क्या ले? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड ले लेते हैं, NaCl, ठीक है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया, उसमें क्या दिए? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ही विलयन लिए, उसका भी क्या लिए? विलयन लिए, और दोनों को क्या किए? अभिक्रिया कराए। तो क्या बना बताइए तो? क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। उसके बाद और बताइए क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या समझाए थे, बस एक चीज समझ लेना है आपको। सबसे पहले ये आयनों के बीच, आयन वाले यौगिक के बीच होगा। आयन क्या होता है? आयन में क्या होता है कि मतलब एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। ये जो यौगिक है इसमें 2 पार्ट है। इस यौगिक में देखिए, ध्यान से देखिए, कितना पार्ट है इसमें? 2 पार्ट है। यानी Ag ये धनायन है, सिल्वर धनायन है। उसके बाद NO क्या है? NO3 नाइट्रेट क्या है? ये ऋणायन है, ठीक है। इसमें भी वही है, Na प्लस होता है, Cl क्या होता है? माइनस होता है। यानी Na क्या है? धनायन है, Cl क्या है? ऋणायन है। इसको यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। जैसे क्या है? बनारस का जितना है कचरा है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है ना। सिल्वर नाइट्रेट में देखिए 2 गो है, क्या है? Ag प्लस है और क्या है? NO3 माइनस है। उसके बाद इस प्रकार इसमें क्या है? ये भी है, सोडियम प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। इस प्रकार आप जान गए कि ये क्या है? सिल्वर क्या है? धनायन है। उसके बाद क्लोरीन ऋणायन है, सोडियम धनायन है, और नाइट्रेट क्या है? ऋणायन। यहाँ तक आपको बता दिए थे पिछली क्लास में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये सोडियम नहीं मतलब सिल्वर नाइट्रेट दूसरा यौगिक के संपर्क में आया, कहने का मतलब NaCl के संपर्क में आया, तो इसमें क्या होता है कि सिल्वर, इसको याद रखने के लिए हम बताते हैं, ठीक है। ये सिल्वर जो है धनायन वाला उधर सोडियम क्लोराइड के ऋणायन वाला को पसंद कर लेता है, ठीक है। यानी सिल्वर नाइट्रेट में जो होता है ये क्या? सिल्वर, ठीक है। ये जब दूसरा यौगिक के संपर्क में आता है, यानी सोडियम क्लोराइड के संपर्क में आएगा, तो ये तो स्वयं धनायन है। अब उसमें जो धनायन है उसको पसंद नहीं करेगा। अब क्यों नहीं पसंद करेगा, इसका भी उदाहरण हम बता दिए थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित मतलब प्रतिकर्षित हटा देता है। लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। विपरीत आवेश क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। यहाँ पर देखिए धनायन है तो ऋणायन को आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार ये सिल्वर जो है इसको कौन पसंद आ गया? क्लोरीन। अब ये दोनों एक साथ हो गया, देखिए वहां पर दोनों एक साथ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए इसको दे दिया, ये जो सिल्वर है ये नाइट्रेट को दे दिया धोखा, ठीक है, धोखा दे दिया।
उधर भी देखिए, उधर क्लोरीन के साथ आती है। सोडियम को क्या कर दिया, सोडियम को भी देखिए उधर धोखा दे दिया। तब क्या होगा जानबे करते हैं, इधर से एगो प्लस वाला को धोखा दिया है और उधर से एगो माइनस वाला को धोखा दिया है। बता सकते हैं क्या होगा? हाँ? अब वो भी यौगिक बनाएगा कि नहीं? मजबूरी में पसंद करना पड़ेगा कि नहीं सोडियम को? किसको पसंद करना पड़ेगा? सोडियम को मजबूरी में पसंद करना पड़ेगा। वैसे तो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं बताइए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा क्या? और दूसरा है ये नहीं है, इसीलिए मजबूरी में ये सोडियम क्या करता है, नाइट्रेट को पसंद कर लेता है। सोडियम क्या करता है, नाइट्रेट को पसंद कर लेता है। पसंद करना तो यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि पसंद नहीं होगा तो फिर यौगिक का निर्माण कैसे होगा? इस प्रकार से हम पिछला क्लास में और भी उदाहरण लेकर के बताए थे। अभी रिविजन थोड़ा करा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ एगो उदाहरण लिए। दूसरा अभिक्रिया हम अवक्षेपण अभिक्रिया इसी पर समझ लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया इसी पर समझ लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या होता है, विलयन हो जाता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से उसको क्या कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, बस इसमें याद रखना है कि प्रतिफल जो होता है कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। आप इसको ही लीजिए, ये क्या है, विलयन है। ये भी क्या है, विलयन है। ये अभिक्रिया जो किया ना, तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है कि नहीं? ये सिल्वर क्लोराइड आपको बता चुके हैं। ये ठोस होता है, ये अवक्षेप के रूप में कैसा अवक्षेप, तो दही जैसा सफेद अवक्षेप के रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है विलयन से। इस अभिक्रिया में बताइए, इसी का उदाहरण लेकर के समझा दिया आपको। उदाहरण से भी काम करेगा, ठीक है? क्योंकि इस अभिक्रिया में देखिए अवक्षेप निकला कि अवक्षेप ये नहीं हुआ, अवक्षेप क्या होगा, ये हो गया। आपको बता दिए थे कि सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है जब किसके बीच अभिक्रिया होता है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होता है। ये विलयन है, ये भी विलयन है। ये सिल्वर क्लोराइड ये दही जैसा सफेद अवक्षेप, याद रखिएगा, दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला अभिक्रिया चले, अगला अभिक्रिया पर अगला अभिक्रिया बताइए आप लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, कैसे होगा? NEUTRI न्यूट्रलाइजेशन NUTRA होगा, NUTRA, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन REA इस अभिक्रिया में देखिए आपको अगला चैप्टर में है अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है? अगला चैप्टर में आपको बताएंगे, आगे है। लेकिन समझ लीजिए इस अभिक्रिया की खास विशेषता है कि जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। फिर से बोलिए आप लोग, जब अम्ल को क्या कराते हैं, भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण। रासायनिकरण अभिक्रिया की खास विशेषता है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा, लवण और जल का। लवण और जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। इसको आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे ही अम्ल और भस्म एक साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों के गुण को नष्ट हो जाता है। अम्ल भस्म के गुण को नष्ट कर देता है, भस्म अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है। इसको भी याद रखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल और भस्म एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसीलिए तो इसको न्यूट्रल के नाम से जानते हैं ना। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। अम्ल एवं भस्म एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, एक अम्ल लेते हैं पहले, उस अम्ल का नाम बताइए तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, अम्ल लिख देते हैं ऊपर। उसके बाद बताइए यहाँ पर, उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड वो तो लवण हो जाएगा। जी, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि आपको पता नहीं है कि मतलब अम्ल और भस्म क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे बताएंगे। अम्ल और भस्म के बारे में बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको भस्म कहते हैं। थोड़ा सा याद ये रखिएगा कि भस्म में OH लगा रहता है। भस्म में क्या होता है? OH ज्यादातर। भस्म क्या होता है? अधिकतर में क्या होता है? OH लगा रहता है, ठीक है। जैसे ही अभिक्रिया किया तो लवण का निर्माण कर दिया। यहाँ पर कैसा लवण का क्या होगा? यहाँ पर NaCl। ये क्या होता है? NaCl लवण होता है। तो उसके बाद H2O क्या होता है? H2O क्या होता है? अब देखिए ये कैसे हो जाएगा। ये क्या है बताइए? कमाने के लिए जो जाता है वो स्नान करके आता है बीमारी। Na क्या है? सोडियम। सोडियम है। उसके बाद ये इससे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन Na और Cl हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस होता है, ये भी माइनस होता है ना। इस तरीका से अभिक्रिया करके ये क्या किसका निर्माण कर लिया? सोडियम क्लोराइड। इसी को इसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा जल में। इसको क्या कहते हैं? अम्ल। और इसको भस्म कहते हैं। इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसका क्या है? इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जानबे करते हैं। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक किसी को कहते हैं ना। लवण का मतलब क्या हुआ? नमकीन सा हुआ, नमकीन होना चाहिए, यही ना। तो ये क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड, या इसको साधारण नमक भी कह सकते हैं। जल के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण ले, दूसरा उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। बताइए, आप ही लोग बताइए, एक अम्ल का नाम बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका क्या फॉर्मूला होता है? 2SO4। उसके बाद और क्या ले? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या लेंगे? KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? KOH। अब देखिए इसको अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। K2। तो लेकिन यहाँ पर K2 को नहीं ना है, बैलेंस करने के लिए 2 दे दीजिए। K2SO4। SO4 तो यहाँ से आ गया। देखिए K2 यहाँ पर 2 को क्या हो गया ना? K2SO4 आ गया। बचा कौन सी? H2। उधर क्या हो जाएगा? H2। और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन बचेगा कि नहीं होगा? कहाँ है ऑक्सीजन? KO। लोग भी ऐसा पागल सब है, क्या हो जाएगा? दौड़ता है वो कितना 2H2 होगा क्या? जी, 2H। यानी ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 गो है, 2 है। यहाँ पर 2 गो H2 यहाँ गो पर है, 2 यहाँ 2 यहाँ पर 4 गो हो गया। O 2 है कि नहीं? ऑक्सीजन को देखिए कितना? 2। ये 2 किसके लिए है? वो मतलब इसके लिए भी है। ओके। ओ के लिए है कि नहीं है? बैलेंस भी हो गया। तो बैलेंस से हमको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पर देखना है कि एक अम्ल लिए, एक भस्म लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। जैसे ही अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण कर दिया? हाँ? पोटेशियम सल्फेट। इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम सल्फेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको जल कहेंगे। पोटेशियम सल्फेट ये लवण होता है। पोटेशियम सल्फेट को क्या कहेंगे? लवण होता है। अब समझ में आ गया होगा। फिर से हम बता देते हैं, इस अभिक्रिया की खास विशेषता है कि जैसे ही अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में अम्ल एवं भस्म एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल एवं भस्म एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहा जाता है। अगला अभिक्रिया पर चले। क्या है? अगला अभिक्रिया पर चलते हैं। बताइए अगला अभिक्रिया कौन सा? प्रकाश रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसको क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इतना होगा अरे बाप रे बाप, क्या हो गया? दूसरा सूरज निकलना शुरू हो गया। देखिए आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा पूछिए। दोबारा क्या, जितना बार मन होता है उतना बार पूछिए, क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। न जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। न जाने से देखिए आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, आपके गार्जियन सब क्या सोच रहे हो
कि आप आए हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, सब दिन नियमित रूप से आकर के पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आइएगा नहीं पूछिएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हमको कैसे पता चलेगा। हम तो अपना प्रयास करते हैं कि मतलब इतना अच्छा से बताने का कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, ठीक है। नहीं पूछिएगा, देखिए अभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछा कीजिए। अगला अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसका परिभाषा बहुत आसान है। इसका परिभाषा क्या है? बहुत आसान है। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। क्या होगा? वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश, नामे से में पता चल रहा है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराएगा, अगर होगा तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक। अब इसका याद करने का जरूरी है, बस अभिक्रिया होना चाहिए प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं आपको। देखिए जैसे हाइड्रोजन लिए, उसके बाद क्लोरीन ले लिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जैसे ही अंधेरा में रखिएगा ना तो ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। अंधेरा में रखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन को, क्या करेंगे? अंधेरा में दोनों को रखिएगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये अभिक्रिया कर लेगा। इस प्रकार से आप क्या समझे? हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया करने के लिए सूर्य के प्रकाश का जरूरी पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। हम जांच करके भी देख सकते हैं कि उसको जैसे ही अंधेरा में रखा जाता है तो वो अभिक्रिया करता ही नहीं है, जैसे ही उसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है तो वो क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देता है? बता सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्या सिर्फ देखना है, इस अभिक्रिया के बारे में तो आप पहले से जानते करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अंधेरा में अभिक्रिया नहीं करता है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो लिख देते हैं हम सूर्य प्रकाश। क्या लिख देते हैं? सूर्य प्रकाश। समझ जाइएगा, समझ में आया? दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण लेकर के अब की बार आपको समझाते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, इस अभिक्रिया से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया को याद रखना ही पड़ेगा आपको। एग्जाम जो हुआ है कल साइंस का 10th क्लास का एग्जाम, उसमें वही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में कहा था लिखने के लिए, उसका समीकरण कहा था लिखने के लिए, ठीक है। इस तरीका से आप उस अभिक्रिया के वेटेज को समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी क्या है? एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लेते हैं 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गो अणु ले लिए, ठीक है। उसके बाद 6H2O और जल के भी कितना अणु लिए? जैसे ही इसको सूर्य के प्रकाश में आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और क्या करता है? जल से, मतलब मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है ना, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फिर से समझिए, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, मिट्टी से जल का अवशोषण करता है जड़ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल तो जानवे करते हैं पत्ती में रहता है। अब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेता है? अपने लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण कर लेते हैं। वैसी मतलब उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। नामे देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इस प्रकार वो अभिक्रिया क्या है? उस अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये 6CO2 6H2O लेंगे तो यहाँ पर क्या निर्माण कर देगा? C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज है। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। उसके बाद और क्या किसका निर्माण कर देता है? 6CO2 मतलब 6O2। आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा जैसे ही भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उस समय ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, बाहर कौन निकलता है? ऑक्सीजन गैस। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात कौन सा गैस उत्पन्न होता है?
है, क्या बताइएगा? ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है। कौन गैस की उत्पत्ति होती है? उसी ऑक्सीजन गैस को अपने लोग श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर लेते हैं कि नहीं? इस प्रकार देख सकते हैं कि पेड़ पौधा और हम लोगों के बीच कितना अच्छा संबंध बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इसको सूर्य के प्रकाश, याद रखिएगा, बिना रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। पेड़ पौधा रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि सूर्य के प्रकाश रात में, ये नहीं कि टॉर्च जला दीजिए पेड़ पौधा पर तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की भोजन बनाने लगेगा। नहीं, केवल और केवल सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, पेड़ पौधे रात में पेड़ पौधे को सब कुछ मिल जाता है। जल तो मिलबे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से नहीं मिल पाता है। इस प्रकार क्या करता है, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाता है। तो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, भोजन बनाता है। तो इस प्रकार से ये इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ये समीकरण है। इस समीकरण को याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे खास बात क्या है इस का, कि मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इस अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस क्या होता है, उत्पत्ति होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो जानते करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए इसको लिखिए, ये क्या है, जल है। इसको भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गुण, जल के भी कितना नो, जल के भी 6 गुण, ठीक है। चलिए लिखिए तो इसको जल्दी से। व्यवस्था करना चाहिए, कोई जो है उसका असली फोटो नहीं बना रहे। तीसरा उदाहरण भी लिखिए आप। दिख रहा है, अब तुम उसको पकड़ता है। पहले तुम क्यों नहीं काम किया, व्यवस्था किया, वीडियो नहीं ग्राफी कर सके, इसका क्यों नहीं? बहुत गवाही बनता है, बहुत बढ़िया बनता ऐसा ऐसा कर्म है उसमें जो है ना, उसमें जो है जितना भगदड़ हुआ है, उसमें कम उम्र की लड़कियां, जवान जो लड़की होगी, लिखिए जल्दी से, लिखिए, लिखते चलिए। जिन्होंने अपराध करने वाला सभी या तो उसको बेचाले में बेच देगा, या तो इसका किडनी निकाल करके बेच लेगा। किस परिस्थिति में बेचारी होगी, इसको थोड़ा से समझिए। भगवान को क्या ये जो होता है सिल्वर क्लोराइड, इसके नाम से तो आप परिचित हुए होंगे। सिल्वर क्लोराइड जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो ये क्या होता है, अपघटित होकर के टूट करके 2 भाग में बट जाता है। सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। देखिए सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, समझ में आया? उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में आता है, अपघटित होकर के सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। समझ में आया? यहाँ पर नोट करके लिखना है। ये जो देख रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, भगवान हर जगह है, महादेव हर जगह है। नीचे में नोट करके लिखिए, नोट दे करके लिखिए सिल्वर ब्रोमाइड, हिंदी में लिखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, वहाँ मरने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। वहाँ मर गया तो स्वर्ग मिल गया। फॉर्मूला लिख लीजिएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब बात बोलो तो क्या हुआ? सिल्वर ब्रोमाइड समाज में दांत काटने के लिए का उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग भर दिया है ना दिमाग में, इसका सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग बच्चा का जो है ना ये फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में जब लेता जब जरूरी है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में,
क्या कहता है नाते काटने के लिए बोलेगा। फोटोग्राफी में फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में फिल्म की सतह पर लेप चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का क्वेश्चन आ जाएगा। फोटोग्राफी में फिल्म की सतह पर लेप चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्मूला भी याद रखिएगा। AgBr हम आपको अगला क्लास में इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में फिल्म की सतह पर लेप चढ़ाने में किया जाता है। फिल्म की सतह पर लेप चढ़ाने में किया जाता है। दूसरा नोट देकर के लिखिए आप नीचे में। आप एक बात बता सकते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? उष्मा शोषी होगा कि उष्मा क्षेपी होगा? कोई बता सकते हैं इस बात को? उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी? क्या होगा? उष्मा शोषी होगा। क्या तुम लोग पढ़ती है बताओ? इधर से सही बोलता है, उष्मा शोषी होना चाहिए। वैसी सारी अभिक्रियाएं जिसको चाहे मतलब गर्म किया जाएगा या प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाएगा या विद्युत धारा के माध्यम से अपघटित किया जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्योंकि आप गर्म किए तो उष्मा दे रहे हैं अभिक्रिया। यहाँ पर आप प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? उष्मा मिलता है। उष्मा दे रहे हैं अभिक्रिया को, नहीं दे रहे हैं। अगर विद्युत धारा भी प्रवाहित कीजिएगा तो क्या किए, उसमें भी उष्मा दे रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसलिए इस अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? उष्मा शोषी होगा। क्या होगा? उष्मा शोषी होगा। समझ में आया? नोट दे करके लिखिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा शोषी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा शोषी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा शोषी। देखा वहाँ से पूरा जो है निकल आ रहा है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा शोषी होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? उष्मा शोषी होती है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए यहाँ पर बोर्ड पर। किसी भी अभिक्रिया को अगर गर्म करेंगे, यदि अभिकारक को गर्म करेंगे या प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे या विद्युत धारा करके अभिक्रिया कर, विद्युत धारा को प्रभावित करके अभिक्रिया करेंगे। क्या कर देंगे? विद्युत धारा को प्रभावित करके अभिक्रिया करेंगे। तो वैसी तमाम अभिक्रियाएं की प्रकृति कैसी होती है? उष्मा शोषी होती है। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा। किसी भी अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं या प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं या विद्युत धारा को प्रभावित करके संपन्न करा रहे हैं अभिक्रिया को, तो वे सारी अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी? उष्मा शोषी होगी। क्योंकि इस तीनों में से आप जो भी कीजिए सब में उष्मा आप अभिक्रिया को दे रहे हैं। तो क्या होगा? इस अभिक्रिया की प्रकृति होगा कि नहीं होगा? तो अब मिलते हैं अगला क्लास में। आप याद करके अच्छा से आइएगा, ठीक है?